जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को करते हैं स्टार्ट। 11th और 12th मार्च के करंट अफेयर्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं आज कौन से टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर करेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देन सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग में लिया जाता है। कोविड-19 के समय पर बहुत इसका शॉर्टेज जो है वो हो गया था बुरी तरह से। तो सेमीकंडक्टर सब कमिटी एक हम लोग को देखने को मिल रही है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पांचवी इंडिया यूएसए की कमर्शियल डायलॉग हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखिए, कमर्शियल डायलॉग है तो सीधी सीधी मतलब जो है वो पैसे से है, राइट, ट्रेड से है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, एक लीन स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम है। इसमें बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वो इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग हो कि जिसमें कम से कम वेस्टेज होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि वेस्ट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। हर प्रकार के वेस्ट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट में हम लोग को देखने को मिलती है। तो वेस्टेज को कम करने के लिए ये स्कीम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं करेंगे। अब बताया जा रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप जो है वो अब देखो, ये जो टॉपिक है बड़ा खतरनाक टाइप का टॉपिक है। इसमें अपन दिमाग लगाएंगे। चाइना को लेकर है। चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा है, ईरान और सऊदी अरेबिया को बीच में लेकर आ रहा है। तो इसके बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। अब इतना मैंने बोल दिया और मेरे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में तुरंत खुरापती दिमाग आपका चल जाना चाहिए कि चाइना की डिप्लोमेसी यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स को सऊदी अरेबिया से दूर कर रही है क्योंकि ईरान को इसने लेकर आ गई है। और आप जानते हैं कि यूएसए और ईरान की बनती नहीं। बहुत मजा आ जाएगा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है सोडियम इनटेक के ऊपर, सोडियम नमक। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड रूल्स तो आपको ऑलरेडी पता है, ये टॉपिक थोड़ा सा रिपीट हो गया है तो इसके बारे में फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। एक नेशनल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। एक लैंडस्लाइड एटलस है इंडिया का, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये हमारा बैच है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जल्दी जल्दी इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर लो। यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जीएस का बैच है। फीस मात्र 577 रुपीज पर मंथ की है। और हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, विद सोल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, टारगेट एग्जाम वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो ये आप ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी का पूरा पूरा कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी आपको समझ में आ जाएगा। मात्र 577 रुपीज के हमारे कोर्सेज, इन सबके डेमोज भी अवेलेबल हैं, आप डेमोज भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट कहां पर करना है, तो ये नंबर है 9713283811, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर लेता हूं, आवाज वगैरह ठीक आ रही है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के जो विनर्स हैं, यानी कि अवार्डीज जो हैं, तो उनको सम्मान किया है। थर्ड सेशन ये हम लोग को नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का देखने को मिला, उस समय ये अवार्ड दिया गया। अवार्ड जो है वो ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है। और मिजोरम की हम लोग को एक फायर स्टेशन है, लुंगली फायर स्टेशन, लुंगलेई फायर स्टेशन। अब देखो, ये तो एक जनरल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। अवार्ड के बारे में जो हम बात करें तो जो जिसका भी एक्सेलेंट काम होता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में, जैसे कि वो डिजास्टर को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, डिजास्टर से रिलेटेड प्रिपेयर रहते हैं, रेस्क्यू मिशन में काम करते हैं, जब भी कोई डिजास्टर हो जाता है तो रिस्पॉन्सिव रहते हैं, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन या अर्ली वार्निंग, किसी भी यानी कि डिजास्टर से रिलेटेड जिसका भी बेस्ट वर्क होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, तो उसको बेसिकली इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ये अवार्ड दिया जाता है। इंस्टीट्यूशंस के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें, राइट, कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करें, एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो उनको जो है मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो डिजास्टर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ उसका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है सबसे बेस्ट है, तो वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए।
कैंडिडेट्स जो होते हैं अवार्ड के, उनको जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड एरिया में काम किया हो उन्होंने और काम कर रहे हो, तभी ये अवार्ड के लिए उनको मतलब वो एलिजिबल होंगे, राइट। तो ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उनको अपने अचीवमेंट जो है वो मेंशन करने रहते हैं। कौन नॉमिनेट हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और अवार्ड जो है वो 23 जनवरी को जो है वो हर साल अनाउंस किया जाता है। क्यों 23 जनवरी? क्योंकि 23 जनवरी को जो है वो बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देखने को मिलती है। इसमें कैश प्राइज मिलता है 51 लाख रुपए का, एक सर्टिफिकेट मिलता है अगर इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो, और अगर किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है तो एक सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, अब सेमीकंडक्टर, आप सभी लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में उपयोग में लिए जाते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एग्री किया है कि वो एक सेमीकंडक्टर सब कमिटी बनाएंगे, और ये इंडिया यूएसए के कमर्शियल डायलॉग के समय पर इन्होंने बात करी है, जिसके बारे में भी आगे चल के हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर सब कमिटी जो है वो पार्ट है इंडिया यूएस के प्रयासों का, जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में, राइट, जिससे कि ताइवान और चाइना के ऊपर से सेमीकंडक्टर की डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस की जा सके। इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर द यूएसए और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारी तरफ से मीटी ने और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है। प्लस हमारी तरफ से इंडियन इंडस्ट्री भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी जो है वो शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सेमीकंडक्टर सब कमिटी जो सेटअप की जा रही है, जब इंडिया और यूएसए ने जो है एमओयू साइन किया था कि वो सेमीकंडक्टर सेक्टर में सप्लाई चेन पर जो है वो काम करेंगे, तो उसके बाद ये जो है वो डिसीजन लिया गया। एमओयू का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कंट्रीज के पास जो है वो भरपूर मात्रा में सेमीकंडक्टर जो है वो अवेलेबल हो, राइट, उनको चाइना ताइवान के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता ना पड़े, राइट। तो बस यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और आने वाला समय सेमीकंडक्टर का ही हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये सब चीजें हर एक चीज में सेमीकंडक्टर का उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। चिप मेकिंग इंडस्ट्री जो है वो हम लोग को ज्यादातर ताइवान के अंदर, यूएसए, चाइना में देखने को मिलती है। तो अब बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो, जिससे कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम ग्लोबल मार्केट में जो है वो सेल हो, स्पेशली इस तरफ एशिया साइड, एशिया अफ्रीका साइड, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इंडिया के इनिशिएटिव्स की जो है वो बात करें तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमारी है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले लॉन्च किया हुआ है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है सेमीकंडक्टर की फील्ड में। 76,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी हमारी हमें देखने को मिली थी, राइट, कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स को इंडिया में बनाएंगे। तो ये चीज थी। अब देखो, ये सेमीकंडक्टर कमेटी को, सब कमेटी को सेटअप करने की बात की गई थी इंडिया यूएसए कमर्शियल डायलॉग के दौरान, जो कि 5वां कमर्शियल डायलॉग ऐसा था। तो यही टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से ही जुड़ा हुआ था। तो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने इंडिया विजिट किया और पार्टिसिपेट किया इंडिया यूएस बायलैटरल कमर्शियल डायलॉग 2023 में। और इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया और यूएसए जो है वो ट्रेड उनका एनहांस हो, राइट, कमर्शियल लेवल पर उनके कोलैबोरेशन जो है वो बहुत बढ़िया लेवल पर हो, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों में, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव ये है, अभी भी हमने देख रहे हैं कि यूएसए के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ गया है, राइट, और इसको और बढ़ाना है। इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो पार्टनरशिप करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग बेस पर। अब देखो, फार्मास्यूटिकल के मामले में वैसे जेनरिक ड्रग की अगर हम बात करें तो उस मामले में जो है वो इंडिया आगे है, काफी आगे हम लोग को देखने को मिल रही है। बट जैसे रेयर अर्थ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अब रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, ये है तो बहुत ज्यादा मात्रा में, इनको रेयर अर्थ मिनरल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोग जानते हो क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो काफी लिमिटेड है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो हम यूनाइटेड स्टेट्स की मदद से रेयर अर्थ मिनरल जो है उनकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे, उनको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई है, जिसके थ्रू ये सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन भी जो है वो स्टैब्लिश करेंगे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और एक नया वर्किंग ग्रुप जो है वो टैलेंट, इनोवेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है बस सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और जो किस प्रकार से आपस में ट्रेड को एनहांस करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई। इसमें मेनली ऑब्जेक्टिव आपको जो है वो ध्यान में जो रखना है वो सेमीकंडक्टर का जो है वो ध्यान में रखना है। इन्होंने स्टैंडर्ड और कन्फॉर्मेंस कॉपरेशन प्रोग्राम फेज 3 जो है वो शुरू किया है, और ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, हमारी तरफ से BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिया के अंदर से जो भी प्रोडक्ट बन रहे हो
इंडिया के अंदर या एक्सपोर्ट जो भी प्रोडक्ट किए जा रहे हो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट हो। और आपको एक चीज ऑलरेडी क्लियर है कि जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया से दूसरी कंट्री में जाता है, स्पेशली डेवलप कंट्री के अंदर, तो डेवलप कंट्री प्रोडक्ट जब तक नहीं लेती है, जब तक वो इंश्योर ना हो जाए कि ये प्रोडक्ट प्रॉपर पेटेंट है कि नहीं, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो बहुत मैटर करती है इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारी हेल्प करेगा हमारे प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज बनाने में, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस डायलॉग के दौरान जो है वो देखने को मिली, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क भी अनाउंस किया गया, एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होंगी क्लीन एज एशिया इनिशिएटिव में, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो हो सकती है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ इज हेल्पिंग अस इन वेरियस एरियाज, सेमीकंडक्टर वाला एरिया हो गया, क्लीन एनर्जी वाला एरिया हो गया, और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला एरिया हो गया। ऐसे तमाम एरियाज पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की हेल्प करेगी। अब वो इंडिया की हेल्प नहीं कर रही है, एक प्रकार से वो चाइना को जो है वो काउंटर कर रही है। तो आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको सिर्फ न्यूज नहीं पढ़नी है, उस न्यूज के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको दिखना चाहिए। बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, तो यही है बिटवीन द लाइंस कि आपको न्यूज के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लीन एज एशिया इनिशिएटिव क्या है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये सपोर्ट करते हैं कि एशिया के अंदर क्लीन एनर्जी डेवलप हो, राइट। ये यूएसए के साथ मिलकर जो है वो काम किया जाता है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आइडेंटिफाई किया जाता है, रिमूव किया जाता है क्लीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के बैरियर्स को, राइट। और फोकस किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को जो है वो फंड मिले, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो क्लीन एनर्जी के लिए काम करते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करते हैं। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम। ये स्कीम जो है ये एक बिजनेस इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट को रिड्यूस करने पर फोकस किया जा रहा है। इस पर मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रही है लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मतलब जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर करें ये इंश्योर करेंगे कम से कम वेस्ट जो है वो उसका होना चाहिए, कम से कम वेस्ट जनरेट हो। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार जो है वो 90% जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी इंप्लीमेंटिंग कॉस्ट का, राइट। और अगेंस्ट 80%, यानी कि पहले केंद्र सरकार 80% जो है वो कंट्रीब्यूट करती थी, अब 90% कंट्रीब्यूट करेगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट की गई हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ, जैसे कि वेस्ट को रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो है ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस करना है, राइट। गुड मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो शामिल करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसका पायलट फेज जो है वो अप्रूव किया गया था 2009 में 100 मिनी क्लस्टर्स के लिए, और स्कीम के तहत एमएसएमई जो है वो इंप्लीमेंट करेगी लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स जैसे कि 5S, कैजन, कैनबन, विजुअल वर्कप्लेस, पोका योगा एटसेट्रा, राइट। और किसके गाइडेंस के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जो भी कंपीटेंट यानी कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं, लीन कंसल्टेंट्स जो हैं, उनके गाइडेंस में ये सब चीजें जो है वो शुरू की जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी याद रखना, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इसकी नोडल एजेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये स्कीम ओपन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से, एमएसएमई एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो उसके तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये एमएसएमई के लिए ओपन है, राइट। ठीक है, इसके बेनिफिट्स काफी सारे होंगे, वही सब चीजें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, बेटर तरीके से स्पेस को यूटिलाइज किया जाएगा, साइंटिफिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। इन्वेंट्री मतलब जो उनका प्रोडक्ट जो रखा रहता है, गुड्स जो रखा रहता है वेयर हाउस में, उसको साइंटिफिक तरीके से मैनेज करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें। लीन LMCS, लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस स्कीम, ये इंप्रूव करेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। इन सब एरियाज पर जो है फोकस किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आता है ताबड़तोड़ टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसमें मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को। मजा क्या मतलब, ये टॉपिक में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अभी रिसेंटली चाइना जो है वो बीच में आया, और बीच में आकर उसने ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई। सिंपल शब्दों में चाइना ने अभी ईरान और सऊदी अरेबिया को एक साथ बिठाया और बोला कि चलो भाई दोस्ती कर लो। अब इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की ये वजह है कि चाइना नहीं चाहता यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट इस क्षेत्र में। चाइना न्यू वेरी वेल कि आज की रेट में U2I2 बना हुआ ना, क्या है ये U2I2? कोई मुझे बताएगा U2I2 का फुल फॉर्म? कम ऑन, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, U2I2 का फुल फॉर्म बताओ। U2I2 कौन सी कंट्रीज आती हैं U2I2 में?
बताइए। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, इजराइल और इंडिया। वेरी गुड मैक जी। U2I2। अब ये एक क्या बन गया है? एक बॉन्ड बन गया है। अब यहां पर, अब चाइना की अगर हम बात करें तो इंडिया भी एक यूएई का अच्छा पार्टनर है, यूएसए भी अच्छा पार्टनर बन गया है। अब चाइना कुछ नहीं कर रही है, फूट डाल रही है ईरान को इन्वॉल्व करके। और यूएई और ईरान के बीच में कट्टर दुश्मनी थी सदियों से, शिया और सुन्नी का मामला है। ईरान जो है वो शिया है और सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी है। तो इनके बीच में फूट डाल रहा है, मतलब किसके लिए? मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चीजें डिफिकल्ट कर रहा है चाइना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को पसंद नहीं करता। और चाइना ने ये जो डील करवाई है ना, यूएई और ईरान की दोस्ती करवाकर, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स फटेगा और बहुत बुरी तरह से फटने वाला है। और आप देखना आगे चल के कोई ना कोई एक्शन यूएसए बहुत खतरनाक वाला लेने वाला है, क्योंकि वो भर भर के बैठा हुआ है चाइना की इन सब हरकतों के कारण। अभी इनके रिसेंटली रिलेशन और भी खराब हुए थे, एक बेसिकली व्यक्ति के कारण जो वहां पर रहता था 2016 में तेहरान के अंदर, तेहरान ईरान, यहां पर जो है वो इसको मार दिया गया था, शिया क्लेरिक निमार अल निमर। इसको रिसेंटली जो है वो अच्छा ये मार दिया गया था यहां पर। हमें देखने को मिला था 2016 में ये व्यक्ति जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि सऊदी अरेबिया के अंदर फेयर इलेक्शंस वगैरह जो है वो होने चाहिए, इस चीज को लेकर, तो इसको मार दिया गया। तो इसको लेकर ईरान बहुत बुरी तरह से चटक भी गया। तो ये तो एक छोटी सी चीज थी जिसके बारे में एक बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए। मेन इशू जो ये था कि अभी जो इन्होंने बात करी है, इन्होंने बोला कि हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे, राइट। हम अपने जो रिलेशन है पुराने उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। फॉरेन मिनिस्टर्स जो है दोनों कंट्रीज के वो एक दूसरी कंट्रीज में जाकर जो है वो विजिट करेंगे, राइट। तो ऐसी मतलब डिप्लोमेटिक हम लोग रिलेशन अपने बनाएंगे। तो ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। बट ये डिस्कशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल अफेयर में यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना का ये एक्शन था यूनाइटेड स्टेट्स को परेशान करने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को भी पसंद नहीं करता और यूएई के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती है अभी। तो इस डील के कारण यूनाइटेड स्टेट्स यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो है वो मतलब चिल्लाएगा, उसको खफा हो जाएगा। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो क्या होता है, कॉमन मैन का काम होता है खफा होना, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इन सब बातों पे गुस्सा नहीं होते, वो इन सब बातों पे ठंडे दिमाग से सोचते हैं और सोचते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे फुलफिल करें, इसके इंटरेस्ट को लिंक करके। तो देखना कोई ना कोई बहुत ही जल्दी यूएसए एक ऐसा बम फोड़ेगा जिसमें अगेन फिर से ये यूएई को, सऊदी अरेबिया को जो है वो दूर कर देगा इससे, चाइना से। तो ये चीज हम लोग को देखने को आगे चल के मिलेगी। बाकी कोई इसमें एग्रीमेंट वगैरह में ऐसा कुछ नहीं, और टाइमलाइन वगैरह आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि ईरान और सऊदी अरेबिया जो है इनके रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार के रहे हैं, क्या डिप्लोमेटिक टेंशन होगी। तो यू नो अबाउट इट, शिया और सुन्नी का इशू है, अरब स्प्रिंग का भी इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, बहुत सारे ऐसे तमाम प्रकार के इशूज है, सिविल यमन सिविल वॉर वगैरह जो है वो हुआ, राइट। काफी सारी ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो वो सब चीजें भी याद रखने की जरूरत नहीं। मेन जो गेम था इस पर्टिकुलर पूरी न्यूज के अंदर वो चाइना, ईरान और यूएई, सऊदी अरेबिया का हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, चलो आगे की चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है सोडियम इनटेक रिडक्शन के ऊपर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है एक रिपोर्ट जिसके थ्रू ये मॉनिटर कर रहे हैं प्रोग्रेस को और आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरिया ऑफ एक्शन को, कि किस प्रकार से सोडियम रिडक्शन पॉलिसीज और दूसरे मेजर्स को इंप्लीमेंट करें, कि कैसे सोडियम को रिड्यूस किया जाए। तो वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव इट्स ग्लोबल टारगेट। अब देखो ये ग्लोबल टारगेट ध्यान में रखना, पूरे दुनिया भर का टारगेट ये है कि सोडियम इंटेक को जो है वो 30% तक रिड्यूस करना 2025 तक। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। सोडियम इंटेक को रिड्यूस करना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वेज जिसके थ्रू हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन कम हो सकता है, राइट। काफी सारे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स और डेथ्स जो होती हैं वो कम हो जाएंगी सोडियम इंटेक को कम करने से, राइट। अनहेल्दी डाइट का ग्लोबल बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है, पूरे दुनिया भर में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। अब आपको ऑलरेडी ट्रांस फैट्स के बारे में तो पता ही होगा, तो उसी से रिलेटेड भी ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं कि सोडियम का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें, फीका खाना खाओ, राइट। ओनली 5% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज जो है ये प्रोटेक्टेड है मैंडेटरी और कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिडक्शन पॉलिसी से, और
73% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर पूरी तरह से ऐसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम एक केमिकल एलिमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, Na इसका सिंबल है, बचपन में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। सोडियम छठा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, 6वें नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलता है अर्थ के क्रस्ट में। और ये फ्लेड्सपार, सोडालाइट, हेलिटाइट, तो इन सब में NaCl जिसको हम लोग जो बोलते हैं, तो इसमें सोडियम क्लोराइड जो रहता है ना बेसिकली, तो इसमें जो है वो फैला हुआ है। और हमारी बॉडी को जो है वो कम मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम प्रॉपरली जो है वो काम कर सकें। और अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट डिसीज, हार्ट स्ट्रोक, प्री मैच्योर डेथ जो है उसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। मेन सोर्स जो सोडियम का है तो ऑब्वियसली टेबल सॉल्ट, नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं। इशू जो आयोडीन, जिसको हम लोग होता है आयोडीन का नमक, इशूज जो है वो हाई इंटेक ऑफ सोडियम के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डेथ बताया जाता है, राइट। ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, वही सेम चीज इसके बारे में अभी हमने बात करी। ग्लोबल एवरेज सॉल्ट इनटेक जो है वो एस्टिमेट किया गया 10.8 ग्राम्स पर डे, एंड ये डबल से भी ज्यादा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया था कि 5 ग्राम से भी कम होना चाहिए एक दिन में एक व्यक्ति को सॉल्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, ओबिसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी डिजीज, ये सब चीजें हो सकती हैं इसके कारण। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, ऐसी डिजीज जो फैलती नहीं है, क्रॉनिक डिजीज होती है, राइट। और इसमें जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बिहेवियरियल फैक्टर के कॉम्बिनेशन के कारण ये चीज होती है। काफी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, राइट, अस्थमा हो गया, पल्मोनरी डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई। मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शेयर जो है वो 4 बिहेवियरियल रिस्क फैक्टर में हमें देखने को मिलता है। एक तो एक व्यक्ति के अगर डाइट अगर हेल्दी नहीं है, कम फिजिकल एक्टिविटी है, टोबैको, अल्कोहल का उपयोग करते हैं, तो उनको ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिया के अंदर 60% ऑफ ऑल डेथ बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 45% ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के कारण लोगों की मौत जो है वो हो रही है आज की डेट में, राइट। तो ये चीज बताया जा रहा है 45%, ठीक है। टोबैको का लोग जो उपयोग करते हैं उसके कारण भी हम लोग को देखने को मिलता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क उनको सबसे ज्यादा जो है वो होता है, राइट। मोर देन 2/3 ऑफ एडल्सेंट्स जिनकी उम्र 11 से 17 साल की है वो फिजिकली इनएक्टिव है, मोबाइल फोन सब लोग लगे रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं। नियरली 1 आउट ऑफ एवरी 10 पर्सन, 10 में से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की है, उसके ब्लड में जो है वो मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो उसका हाई है, राइट। ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ओवरवेट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, राइट। सरकार ने क्या क्या स्टेप्स जो है वो लिए हैं इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, तो सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम है हमारा, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है। फिर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, चेक करते हैं किसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, रेगुलर रूटीन चेकअप वगैरह को प्रमोट जो है वो किया जाता है, राइट। मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज आर टारगेटेड, यानी जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा की उनको टारगेट किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, 3 चीजों के लिए स्क्रीन, 3 प्रकार के कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, ठीक है। आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर स्कीम, राइट, ये एक स्कीम हमें देखने को मिलती है। अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार के वेरियस हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग डेज पर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट भी एक हम लोग को देखने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या रिकमेंडेशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, तो इसने रिकमेंड किया कि भाई अगर फूड में, खाने में अगर हम कम मात्रा में नमक का उपयोग जो है वो करेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। पहले बात तो बोला कि खाने में कम मात्रा में नमक का उपयोग करो। जो भी बेसिकली आप पैक फूड जो होते हैं, पैक्ड फूड होता है ना, चिप्स वगैरह हो गया, तो उसमें क्लियरली लिखो कि भाई कितना नमक डाला है ना। और अगर मेंशन मतलब मेंशन भी करो और कम से कम यूज करो, इन इंडस्ट्री को जो है वो कहा गया, ठीक है। मास मीडिया कैंपेन कंडक्ट करने पर फोकस किया गया, अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया गया, कंज्यूमर के बिहेवियर जो है वो चेंज करना है, ऑल्टर करना है, उस पर फोकस करने की बात की गई, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये बोला गया है कि इसका अगर ये सब चीजें करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, तो 23% जो है वो रिडक्शन हम लोग को अगर सोडियम इंटेक में अगर देखने को मिलेगा, तो कार्डियोवास्कुलर डेथ जो है वो 3% जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी पूरे दुनिया भर में 2030 तक। तो ये चीज जो है बताई जा रही है, ठीक है। 30% टारगेट बाय 2030,
तो ये चीज यहाँ पर एक और टारगेट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है सोडियम रिडक्शन का। एनीवेज, ठीक है, अब आगे की चर्चा करते हैं। इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी जो पता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना ये, अपन ये वाला टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया है मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को और कहा है कि किन किन चीजों को जो है वो शामिल करो। क्रिप्टो करेंसी को शामिल करने की इन्होंने बात करी थी ना, आई थिंक। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज और इंटरमीडिएटरीज। अपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कवर किया था कि इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी जो है वो शामिल कर दिया गया, याद आ रहा है आपको? इससे डिफाइन किया पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को, ठीक है। लिखा भी है कि इसमें क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इंक्लूड करो, राइट। तो ये टॉपिक अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या होती है, तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छी जानकारी है। ईडी क्या होता है? ईडी का फुल फॉर्म न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते होंगे, ईडी की रेट पढ़िए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। अभी ये सब चीजें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्या क्या चीजों की मतलब किस प्रकार से रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो टर्म जो है वो बेनिफिशियल ओनर जो है, दे आर दोज विद द एंटाइटलमेंट ऑफ मोर देन 25% ऑफ शेयर और कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच हैज नाउ रिड्यूस टू 10%। तो जिनका प्रॉफिट जो है वो 25% था, अब 10% पे आ गया है, राइट। तो उनको जो है वो घेरे में जो है वो लोग। रिपोर्टिंग एंटिटीज आर नाउ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डिटेल्स ऑफ अ क्लाइंट इफ इट इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि जितने भी आपके क्लाइंट्स जो आपको डोनेट कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स आपको जो है वो मेंशन करनी है, रखनी है अपने पास, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को इसके अंदर डाल दिया गया, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह, जो भी एक्सचेंज हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में, उनको भी जो है वो ध्यान से देखो, राइट। तो ये चीज है। एफएटीएफ के बारे में भी आपको ऑलरेडी जानकारी है ही। मनी लॉन्ड्रिंग तो पता है ना यहाँ पर सभी को कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्या होता है। आई थिंक ये पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ा दिया। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज यू नो अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, क्या होता है बताओ? उस दिन डेफिनेशन बताई थी मैंने, फटाक से बता दो। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट, राइट। टैक्स चोरी से जो पैसा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग इस चीज को हम लोग बोलते हैं। हवाला इसका एक पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बट कंप्लीटली नहीं। यू हैव टू यूज ब्लैक मनी, इलीगल ट्रांजेक्शंस, टैक्स चोरी वाले, राइट। चलो, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नाम से हमारा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए। सो इसी समय पर हम लोग को देखने को मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी जो है वो दिया गया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तीसरा सेशन जो है उसका उद्घाटन किया इसका, न्यू दिल्ली के अंदर। मेन थीम जो थी उसकी ये थी, बिल्डिंग लोकल रेजिलियंस इन द चेंजिंग क्लाइमेट, ठीक है। अवार्ड दिए गए, ये चीज आप पढ़ चुके हो। ये भूंगा हाउसेस कहाँ के? कच्छ के हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना, जो अर्थक्वेक सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भूंगा हाउसेस, ये चीज आपसे पूछी आएगी। 1819 में एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, तो कच्छ के जो लोग थे वो एक इनोवेटिव सर्कुलर डिजाइन जो है वो लेकर आए भूंगास के, कि जिससे कि ये मिनिमाइज कर सके डैमेजेस को, और मतलब लोगों की जान और प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम जो है वो नुकसान हो। ये ट्रेडिशनल हाउसेस होते हैं, यूनिक प्रकार के राउंड मड हट होते हैं, मतलब मिट्टी की, मतलब इनकी दीवारें होती हैं, और थैच रूफ, यानी कि जैसे सूखी पत्तियां वगैरह होती है ना, तो उसकी रूफ हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के गिर भी जाएगा तो ये वापस से जल्दी से खड़ा भी हो जाएगा, राइट। और इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से बताया गया कि 200 साल पुराना भी है ये, और इतना मजबूत है, इतना टिका हुआ है कि अर्थक्वेक जब आया था 2021 में, तब भी जो है उसको कुछ नहीं हुआ। जब अर्थक्वेक इसका एपिसेंटर अर्थक्वेक का इसके काफी नजदीक था। इन आर्किटेक्ट को जो है वो कॉमनली आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इनके सुपीरियर आर्किटेक्चरल नॉलेज के कारण जो लोकलाइट्स थे इतने सालों में गेन किया। सोचिए आप, नेचुरल कलामिटीज जो है, जैसे कि डेजर्ट स्टॉर्म्स वगैरह आ जाता है, रेगिस्तान में तूफान वगैरह जब आता है, अर्थक्वेक जब आता है, तो खड़ा रहता है ये, ठीक है। अभी जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म सरकार ने शुरू किया था 2013 में, कि जिससे कि बात की जाए, एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, व्यूज
सामने लाए जाए, आइडियाज लाया जाए कि कैसे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, यानी कि किस प्रकार से डिजास्टर रिस्क को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। इसमें गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, मेयर्स होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, लोकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, साइंटिफिक और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेट बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब लोग इस प्लेटफॉर्म में एक साथ आते हैं और फोकस करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग आगे चल के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर जो है वो प्लान बना सके नेशनल लेवल के। तो बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। एडवाइस करते हैं कि सब लोग मिलकर किस प्रकार से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर जो है वो काम कर सकें, क्योंकि आज की डेट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये चीज यहां से पूछी जाएगी, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क बताओ किससे रिलेटेड है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड ये फ्रेमवर्क है, 2015 से 2030 का 15 साल का पीरियड, जिस पर्टिकुलर सेंडाई बेसिकली जापान में है। तो इस 15 साल के पीरियड में इस पे फोकस किया गया कि हम लोग को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर काम करना है, कि हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करें कि जो डिजास्टर रेजिलियंट हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अब लैंडस्लाइड, ट्रेडिशनल हट होता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही ये हट्स जो है भूंगास हम लोग को देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, अब देखो नाम से हमारे इंडिया का ऐसा एटलस इसरो ने रिलीज किया है, राइट, कि जो कि बताएगा कि किन किन कौन से एरिया जहां पर लैंडस्लाइड्स का बड़ा दिक्कत है, यानी कि जहां पर लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इसरो की नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने क्रिएट किया एक डेटाबेस लैंडस्लाइड प्रोन रीजन का, और जो इवेंट्स हुए थे 1998 और 2022 के बीच में, तो उस आधार पर जो है ये उस रिकॉर्ड के आधार पर इन्होंने एक हॉटस्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किया कि इन एरियाज पर बहुत काफी ज्यादा खतरा है लैंडस्लाइड्स का, राइट। इन्होंने एरियल इमेजेस निकाली, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज कैप्चर करी रिसोर्स सेट 1 रिसोर्स सेट 2 से, राइट, और स्टडी किया लैंडस्लाइड्स को। एक पैन इंडिया, पूरे इंडिया का डेटाबेस जो है वो निकाला गया, राइट, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या है तो मुझे नहीं लगता आपको मुझे बताने की आवश्यकता है, एवरीवन नोज अबाउट लैंडस्लाइड। इंडिया के अंदर पूरा का पूरा हिमालय वाला एरिया हो गया, हिल्स माउंटेन वाला एरिया, सब हिमालय वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नीलगिरीज तमिलनाडु में जो है, कोंकण वाला एरिया, तो ये सब जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, राइट। टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्री में से पूरे दुनिया भर में इंडिया टॉप 5 में आती है, जहां पर एटलीस्ट हर स्क्वायर किलोमीटर में एक व्यक्ति की डेथ होती है लैंडस्लाइड इवेंट के दौरान, ठीक है। हमारी कंट्री का 50% एरिया जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया की कैटेगरी में बताया जाता है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है। उत्तराखंड तो आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राइट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राइट, आंध्र प्रदेश का राकू क्षेत्र, राइट। तो ये सब चीजें हैं, मतलब 50% एरिया हम लोग को लैंडस्लाइड जोन में जो है वो देखने को मिलता है। ये सब आंकड़े वगैरह लिखे हुए, ये आंकड़े वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरकार के क्या इनिशिएटिव है लैंडस्लाइड से डील करने के लिए, तो ये चीज ध्यान में रखना है, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये सभी एस्पेक्ट जो होते हैं लैंडस्लाइड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के और मैनेजमेंट के, तो उसको कवर करती है, जैसे कि हजार्ड मैपिंग, मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, की पहले से पता लग जाए कि कहाँ पर कौन सा इवेंट जो है वो होने वाला है। अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें। फिर एक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसके बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, NIDM। ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, डिजास्टर, लैंडस्लाइड वगैरह हुए और इस प्रकार के डिजास्टर्स वगैरह हुए उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे शाम में 8:30 बजे आपकी GS की क्लास में। आज इतने ही टॉपिक्स थे बस। जय हिंद।